Hello everyone, this is Divya Rana, an undergraduate student of IIT Delhi, and this is a video lecture on the topic Damped SHM, Forced Oscillations and Resonance. This is from the chapter number 14, Oscillations of Physics NCERT class 11th. So let us begin. Damped simple harmonic motion. In damped oscillations, the energy of the system is dissipated continuously. But for small damping, the oscillations remain approximately periodic. The dissipating forces are generally the frictional forces. अब damped oscillations क्या होती हैं? जिनमें सिस्टम की एनर्जी कंटिन्यूसली डिसिपेट होती है, मतलब लॉस्ट होती रहती है. बट अगर डैम्पिंग स्मॉल है, यानी एनर्जी कम लूज हो रही है, तो ऑसिलेशन अप्रोक्सीमेटली पीरियोडिक कह सकते हैं हम. जो डिसिपेटिंग फोर्सेस होते हैं, जिनमें एनर्जी लॉस होती है, जिनकी वजह से, वो जनरली फ्रिक्शनल फोर्सेस होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम swinging in air dies out eventually. This is because the air drag and friction at the support oppose the motion of the pendulum and dissipate its energy. एग्जाम्पल के तौर पे हम सिंपल पेंडुलम को देख सकते हैं, जिसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा भी था. अब वो अगर एयर में स्विंग कर रहा है तो वो इवेंचुअली रुक जाता है थोड़ा टाइम बाद. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज उसकी एनर्जी फ्रिक्शन की वजह से डिसिपेट हो जाती है या लूज हो जाती है, और इसीलिए वो थोड़ी देर में रुक जाता है. Let us consider a system as shown in this figure. Here, a block of mass m connected to an elastic spring of spring constant k oscillates vertically. If the block is pushed down a little and released, its angular frequency of SHM is km as seen. However, in practice, the surrounding medium air will exert a damping force on the motion of the block, and the mechanical energy of the block spring system will decrease. The energy loss will appear as heat of the surrounding medium. मतलब यहाँ एक वर्टिकल सिस्टम है, या ये स्प्रिंग रिजिड सपोर्ट से कनेक्टेड है और स्प्रिंग से ब्लॉक अटैच्ड है. अब ये ब्लॉक वैसे तो एसएचएम करता अपनी एक एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा से, विच इज रूट के बाई एम, बट क्योंकि यहाँ पे सराउंडिंग मीडियम एयर है, तो एयर एक डैम्पिंग फोर्स यानी रेजिस्टिव फोर्स अप्लाई करेगा इस ब्लॉक पे, जिसकी वजह से इस ब्लॉक की जो ब्लॉक स्प्रिंग सिस्टम की जो एनर्जी है वो डिक्रीज हो जाएगी, और धीरे धीरे ये एनर्जी डिक्रीज होगी और एक पॉइंट के बाद ये ब्लॉक मोशन बंद कर देगा. और ये जो एनर्जी है ये हीट के फॉर्म में हमें नजर आएगी सराउंडिंग मीडियम में. सराउंडिंग मीडियम का टेम्परेचर बढ़ेगा तो हीट के फॉर्म में ये एनर्जी लॉस हो जाएगी. The damping force depends on the nature of the surrounding medium. If the block is immersed in a liquid, the magnitude of damping force will be much higher and the dissipation of energy much faster. यानी जो डैम्पिंग फोर्स होती है वो सराउंडिंग मीडियम के नेचर पर डिपेंड करती है. अलग अलग मीडियम अलग अलग फोर्स लगाएंगे. अगर हमारा मीडियम लिक्विड है तो डैम्पिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड काफी ज्यादा होगा कंपेयर टू एयर, और इसीलिए डिसिपेशन ऑफ एनर्जी ज्यादा होगा और वो ब्लॉक जल्दी रुक जाएगा. The damping force is generally proportional to velocity of the bob from Stokes' law and acts opposite to the direction of velocity. यानी जो डैम्पिंग फोर्स होती है वो जनरली वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होती है उस बॉब की, और वो जो मोशन की डायरेक्शन है यानी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती है. अगर हम डैम्पिंग फोर्स को Fd से डिनोट करें तो Ft is equals to minus Bv, where the positive constant B depends on characteristics of the medium, viscosity, for example, and the size and shape of the block, etc. Above equation is usually valid only for small velocity. अब अगर हम हमारे डैम्पिंग फोर्स को Fd से रिप्रेजेंट करें तो हमारी डैम्पिंग फोर्स को हम लिख सकते हैं Fd is equals to minus Bv के फॉर्म की, where B is a positive constant. अब ये जो B होता है ये अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग वैल्यू रखता है. ये मीडियम की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करता है, जैसे कि विस्कोसिटी
और ये ब्लॉक के भी शेप एंड साइज पे डिपेंड करता है। और ये जो इक्वेशन है स्टोक्स लॉ की Ft इज इक्वल्स टू माइनस पीवी, ये सिर्फ स्मॉल वेलोसिटी के लिए ही वैलिड होती है, लार्ज वेलोसिटीज के लिए नहीं। When the mass m is attached to the spring and released, the spring will elongate a little and the mass will settle at some height. This position shown by O in figure is the equilibrium position of the mass. यानी कि जैसे हमें पता है इस फिगर में ये जो मास है ये स्प्रिंग से अटैच्ड है, तो इनिशियली तो इस मास का जो वेट है, अभी स्प्रिंग में कोई इलोंगेशन नहीं है, जैसे ही हमने मास को अटैच किया तो इस पे इसका वेट के वजह से mg नीचे लग रहा होगा, तो ये ब्लॉक नीचे आएगा और उस वजह से स्प्रिंग एलोंगेट होगी, तो स्प्रिंग फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। तो जब तक स्प्रिंग फोर्स और mg एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर देते, ये ब्लॉक पे एफ नेट जीरो नहीं होगा। और फिर इस ब्लॉक के पास वेलोसिटी आ जाएगी जब फोर्सेस बैलेंस हो गए तब भी, तो ये ब्लॉक फिर नीचे जाएगा। सो उस पॉइंट पे आके ये रुकेगा। अब जो if the mass is pulled down or pushed up a little, the restoring force on the block due to the spring is Fs is equals to minus kx। ठीक है, अगर हमने मान लिया कि ब्लॉक जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, यानी स्प्रिंग में फोर्स जीरो नहीं है, स्प्रिंग में फोर्स mg के जितना है। अब हमने इक्विलिब्रियम पोजीशन से मास को थोड़ा सा पुश किया kx जितना, x जितना, तो उस पर फोर्स लगा माइनस kx, where x is the displacement of the mass from its equilibrium position. Thus, the total force acting on the mass at any time t is F is equals to minus kx minus pv। अब अगर हमने उस ब्लॉक को x जितना डिस्प्लेस किया इक्विलिब्रियम पोजीशन से, तो उसमें जो नेट फोर्स हम लिखेंगे वो स्प्रिंग फोर्स होगा, एक तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जिसमें हमने पुश किया है, पुल किया है उसे, और बीवी भी होगा वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में जिसमें वो मूव कर रहा है, क्योंकि रेजिस्टिव फोर्स तो हमेशा ही ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो नेट फोर्स जो हो गया वो हो गया माइनस की एक्स माइनस पीवी। इफ a of t is the acceleration of the mass at time t, then by Newton's law of motion applied along the direction of motion, we have ma of t is equals to minus kxt minus bvt। यानी हमने फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन लिख दिया। Using the first and second derivatives of xt for vt and at respectively, we have, अब हमें पता है वेलोसिटी होती है dx by dt और एक्सेलरेशन होता है d2x by dt स्क्वायर, तो हमने वो वैल्यू पुट कर दी। यहाँ जो बीटा है वो b के ही इक्वल है, राइट। The solution of the above equation describes the motion of the block under the influence of a damping force which is proportional to the velocity। अब इस डबल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन होता है वो डिस्क्राइब करता है एक ऐसे ब्लॉक का मोशन जिसको एक डैम्पिंग फोर्स भी एक्ट कर रहा है जिसपे, और वो डैम्पिंग फोर्स जो है वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है। और जो सोल्यूशन होता है वो इस फॉर्म का आता है, x of t is equals to a e raised to minus pt by 2m cos omega prime t plus 5। ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन आता है। तो यहाँ पे नॉर्मल SHM से क्या डिफरेंट है, एक तो ये डिकेइंग फैक्टर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और यहाँ ओमेगा की जगह ओमेगा प्राइम है, where a is the amplitude and omega prime is the angular frequency of the damped oscillator given by omega prime is equals to root k by m minus p square by 4m square। ये वैल्यू होता है ऐसे वाले SHM के एंगुलर फ्रीक्वेंसी का। ओके, the solution of the equation can be graphically represented as shown in this figure। We can regard it as a cosine function whose amplitude, which is a e raised to minus bt by 2m, gradually decreases with time। यानी कि इस इक्वेशन को एक तरह से हम इस पूरे टर्म को इसका एम्पलीट्यूड और इसे इसका फेस कह सकते हैं। अब ये जो एम्पलीट्यूड है ये एक्सपोनेंशियली टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है, बिकॉज ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये नेगेटिव है इसलिए डिक्रीजिंग है। तो हम देख सकते हैं इनिशियली ये ऐसा SHM जैसा साइनोसोडल था, धीरे धीरे इसका एम्पलीट्यूड हर फर्दर
उसमें कम होता जा रहा है। हर साइकिल के बाद देखो ये ऐसे, और धीरे धीरे ये डिके हो जाएगा। Now, the mechanical energy of the undamped oscillator is half kx square, k square. For a damped oscillator, the amplitude is not constant, but depends on time. यानी कि अब हमें पता था कि अगर अनडैम्प्ड ऑसिलेटर है, कोई भी रेजिस्टिव फोर्सेस नहीं है, तो हमारी टोटल मैकेनिकल एनर्जी हाफ के स्क्वायर थी। बट एक डैम्प्ड ऑसिलेटर के लिए एम्पलीट्यूड तो कांस्टेंट होता नहीं है, तो इसका मतलब जो एनर्जी है वो भी टाइम पे डिपेंड करेगी। For small damping, we may use the same expression but regard the amplitude as a e raised to minus bt by 2m. So जब हमने स्क्वायर किया तो bt by 2m बन गया bt by m, and the energy becomes half k square e raised to minus bt by m. ये एनर्जी होती है एक डैम्प्ड ऑसिलेटर की। Now we will study forced oscillations and resonance. When a system, such as a simple pendulum or a block attached to a spring, is displaced from its equilibrium position and released, it oscillates with its natural frequency omega, and the oscillations are called free oscillations. All free oscillations eventually die out because of the ever-present damping forces. यानी कि जब एक नॉर्मल सिस्टम, कोई भी ऑसिलेटिंग सिस्टम, सिंपल पेंडुलम या ब्लॉक अटैच टू स्प्रिंग को हम इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस करके रिलीज करते हैं, तो वो एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा से ऑसिलेट करते हैं, और इन ऑसिलेशंस को हम फ्री ऑसिलेशंस कहते हैं। अब सारे के सारे फ्री ऑसिलेशंस जो हैं इवेंचुअली टाइम के साथ खत्म हो जाते हैं, डाई हो जाते हैं, बिकॉज डैम्पिंग फोर्सेस हमेशा प्रेजेंट होते हैं। बट however, an external agency can maintain these oscillations. These are called force or driven oscillations. यानी कि अगर हम एक एक्सटर्नल फोर्स लगा दें, एक एक्सटर्नल एजेंसी के थ्रू इन ऑसिलेशंस को मेंटेन करें, तो इन ऑसिलेशंस को हम कहते हैं फोर्स्ड या फिर ड्रिवन ऑसिलेशंस। We consider the case when the external force is itself periodic with a frequency omega d called the driven frequency. यानी हमने एक ऐसा केस लिया है जब जो एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं वो खुद भी पीरियोडिक है और उसकी फ्रीक्वेंसी है ओमेगा डी। इसे कहते हैं हम ड्रिवन फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ये ड्रिवन फोर्स की फ्रीक्वेंसी है। A most important fact of forced periodic oscillations is that the system oscillates not with its natural frequency omega but at the frequency omega d of the external agency. The free oscillations die out due to damping. अब जो फोर्स्ड पीरियोडिक ऑसिलेशंस का एक फैक्ट है वो ये है कि ये सिस्टम ओमेगा से नहीं ऑसिलेट करता है, बट ये सिस्टम ओमेगा डी से ऑसिलेट करता है, यानी जो ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी है। द फ्री ऑसिलेशंस डाई आउट ड्यू टू डैम्पिंग। जो फ्री ऑसिलेशंस थे वो तो डैम्पिंग की वजह से पहले ही खत्म हो गए थे, अब तो हमारे ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी की वजह से ऑसिलेशंस हो रहे हैं, तो जो सिस्टम की फ्रीक्वेंसी होती है वो भी ओमेगा डी होती है। A most familiar example of forced oscillation is when a child in a garden swing periodically presses his feet against the ground to maintain the oscillations. अब इसका एक मोस्ट फेमिलियर एग्जाम्पल है फोर्स्ड ऑसिलेशंस का, जो कि है जब एक बच्चा गार्डन में झूले पे झूल रहा होता है, तो वो अपने जैसे झूले को अगर आप ऐसे ही फ्री सेट कर दो थोड़ा सा पुल करके, तो वो इवेंचुअली रुक जाता है। बट जब एक बच्चा अपने पैरों से उस पर पुश लगाता है या कोई और उसे पुश करता है झूले को कंटिन्यूसली, तो वो झूला आपके पुश की फ्रीक्वेंसी से झूलता रहता है, मतलब वो रुकता नहीं है। सो ये एक बहुत अच्छा लाइव एग्जाम्पल है forced oscillations का। Suppose an external force f of t of amplitude f naught that even varies periodically with time is applied to a damped oscillator. Such a force can be represented as ft is equals to f naught cos omega dt. हमने ये assume करा है कि ये इस टाइप का हम फोर्स लगा रहे हैं, ड्राइविंग फोर्स। ओमेगा डी इसकी फ्रीक्वेंसी है, angular frequency. The motion of a particle under the combined action of a linear restoring force
Damping force and a time dependent driving force is represented by this equation. अब यहाँ पे तीन फोर्सेस आ गए, एक तो रिस्टोरिंग फोर्स माइनस के एक्स, एक डैम्पिंग फोर्स माइनस बीवी, और एक टाइम डिपेंडेंट ड्राइविंग फोर्स, ये है एफ नॉट कॉस ओमेगा डी टी। ये इक्वल्स टू है एफ नेट यानी मास इनटू ए नेट। अब हमने एक्सेलरेशन को लिख दिया डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, के एक्स एज इट इज, वेलोसिटी को लिख दिया डी एक्स बाई डी टी। ओके, when we apply the external periodic force, the oscillations with the natural frequency die out, and then the body oscillates with the angular frequency of the external periodic force. यानी कि जब हम एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स लगाते हैं तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी वाले ऑसिलेशंस तो डैम्पिंग की वजह से डाई हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, और जो बॉडी है वो ड्राइविंग फोर्स से उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करती है। Its displacement after the natural oscillations die out is given by x of t is equals to a cos omega dt plus phi, where t is the time measured from the moment when we apply the periodic force. अब जो इसका डिस्प्ले, एक बार जब नेचुरल ऑसिलेशंस खत्म हो गए तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है पार्टिकल का वो इस इक्वेशन से दे सकते हैं हम, x of t is equals to a cos omega dt plus phi, और जो टाइम है वो हम उस मोमेंट से मेजर करते हैं जब से हमने ये एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स लगानी शुरू करी थी। ओके, और ये डिस्प्लेसमेंट तब से होता है जब नेचुरल ऑसिलेशंस डाई आउट हो जाएं। द एम्पलीट्यूड ए इज अ फंक्शन ऑफ द फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी ओमेगा डी एंड द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा। एनालिसिस शो दैट इट इज गिवन बाय, अब जो एम्पलीट्यूड है वो इस फॉर्मूला से दिया जाता है और जो फेस है फाई नॉट वो इससे। ओके, अब we can see a different behavior of the oscillator when omega d is far from omega and when it is close to omega. We consider these two cases. First case is small damping driving frequency far from natural frequency. अब हम दो केसेस देखेंगे। पहला केस वो है जब डैम्पिंग स्मॉल है और हमारी ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी जो है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी से बहुत फार है, मतलब कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ओमेगा डी बहुत छोटा है। सो इन दिस केस ओमेगा डी will be much smaller than m omega, therefore m omega square minus omega d square, and we can neglect that term। मतलब ओमेगा डी बी वाले टर्म को, इस टर्म को हमने नेग्लेक्ट कर दिया और हमारे पास सिर्फ यही चीज बची, यानी कि एफ नॉट अपॉन एम ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा डी स्क्वायर। ये हो गया एम्पलीट्यूड। अब ये एक ग्राफ है, ये इलस्ट्रेट करता है एम्पलीट्यूड कैसे वेरी करता है। अब हम देख सकते हैं इस ग्राफ की एक पीक आती है यहाँ पे। ये जो पीक है ये तब आती है जब हमारा ओमेगा जो है वो ओमेगा डी के इक्वल है, मतलब जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी के इक्वल है, और जैसे जैसे डैम्पिंग बढ़ती है ये कम होती जाती है। अब इस केस को हम स्टडी करेंगे जब ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा डी, ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी क्लोज टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी। If omega d is very close to omega, m omega square minus omega d square would be much less than omega db for any reasonable value of p, then the equation of the amplitude reduces to this। मतलब अगर जो ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बहुत पास है तो ये डिफरेंस वाला टर्म बहुत छोटा हो जाएगा और हमारा एम्पलीट्यूड जो है वो इस इक्वेशन से हम दे सकते हैं। This makes it clear that the maximum possible amplitude for a given driving frequency is governed by the driving frequency and the damping and is never infinity। यानी कि इससे हमें ये चीज पता चल गई क्लियरली कि जो मैक्सिमम पॉसिबल एम्पलीट्यूड होता है किसी भी एक ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी के लिए वो ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी और डैम्पिंग दोनों से पता चलता है, और वो कभी इन्फिनिटी नहीं होता, बिकॉज रेजिस्टिव फोर्स कभी इन्फिनिटी नहीं होगा तो बी जीरो नहीं होगा तो बी इन्फिनिटी नहीं होगा, और ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी भी हम अप्लाई कर रहे हैं तो इसलिए ओमेगा डी का भी कुछ स्पेसिफिक वैल्यू होगा अदर देन जीरो। The phenomenon of increase in amplitude
When the driving force is close to the natural frequency of the oscillator is called resonance. ये phenomenon जिसमें एम्पलीट्यूड जो है वो बहुत शार्पली इंक्रीज हो जाता है जब हमारा ड्राइविंग फोर्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल फ्रीक्वेंसी का होता है, उसे हम कहते हैं रेजोनेंस. ओके, थैंक यू.